students, now we are in lecture 2 of electrostatic। हमने फर्स्ट लेक्चर में चार्ज के बारे में पढ़ा था, वहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे। हम लोग लेक्चर 2 में स्टार्टिंग होगा, इट इज कॉल्ड मेथड ऑफ चार्जिंग। हम लोग कितने मेथड से चार्ज कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट मेथड होता है फ्रिक्शन मेथड, या उसको हम लोग रबिंग मेथड ही बोलते हैं। और ये फ्रिक्शन मेथड वो होता क्या है, इफ वी रब वन बॉडी विथ अनदर बॉडी, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। अगर हम लोग क्या करते हैं, दो बॉडी को रब करते हैं, जस्ट लाइक टू हैंड रबिंग लाइक दैट, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। दैट इज द मेथड ऑफ चार्ज ट्रांसफर। हमने एक एक्टिविटी से इसको समझने की कोशिश की। ये क्लास 8, 9, 10 का एग्जाम्पल है, आपने 9, 10 में पढ़ा होगा इसको। एक्टिविटी है कि व्हेन ए ग्लास रॉड को हम लोग रब करते हैं सिल्क क्लॉथ के साथ, तो क्या होता है, ग्लास रॉड्स पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है और सिल्क क्लॉथ नेगेटिव चार्ज कंटेन करता है। देखा था कि ग्लास रॉड को जब सिल्क के साथ रब करते हैं तो क्या होता है, ग्लास रॉड कंटेन करता है पॉजिटिव चार्ज और सिल्क क्या होता है, सिल्क क्लॉथ नेगेटिव चार्ज करता है। सिमिलरली 2-3 एग्जांपल्स हैं। वुलन क्लॉथ, जो वूल का क्लॉथ होता है उसको हम लोग रब करते हैं या रबर से या शू से या अंबर कोई ऑब्जेक्ट होता है, और प्लास्टिक ऑब्जेक्ट से तो क्या करता है, इससे सारा इस साइड के एग्जाम्पल वाला टर्म सबका नेगेटिव चार्ज होता है, और ये वुलन क्लॉथ क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है। सिमिलरली हमने ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है ड्राई हेयर का। जब हम लोग क्या करते हैं, कंघी करते हैं सर में, ड्राई हेयर का क्या होता है, कॉम्ब, उसका कॉम्ब में कुछ एट्रैक्टिव एनर्जी आती है जो क्या करता है, कभी कोई पेपर को हमने देखा था क्लास 7, 8 में, जो होता था पेपर को अटेस्ट करता है, तो ये क्या होता है, ये नेगेटिवली चार्ज होता है, दैट्स व्हाई ये पेपर को अट्रैक्ट करता है। सिमिलरली कैट स्किन, जो कैट का होता है स्किन ऊपर वाला पार्ट, उसको आप एबोनाइट रॉड से रब करेंगे तो क्या होगा, कैट स्किन पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो ये एक एक्टिविटी था समझने के लिए कि हम लोग को फ्रिक्शनल मेथड में कैसे होता है। अब इसमें एक नया चीज है कि आपने जैसे देखा होगा इधर वाले पार्ट में नोट है, क्लाउड्स गेट चार्ज ड्यू टू फ्रिक्शन। अब मान लो क्लाउड्स के पास चार्ज होता है, कि आपने थंडरस्टॉर्म का सुना है ना, थंडरस्टॉर्म जब होता है तो क्या होता है, वो इलेक्ट्रिकली एक्टिवेटेड होता है। इलेक्ट्रिकली एक्टिवेटेड का मतलब है कि वो उसके पास चार्ज अवेलेबिलिटी होगी। तो क्या होता है, क्लाउड्स में जब फ्रिक्शनल होता है या रबिंग होता है इस बीच में, तो ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑफ द नंबर ऑफ क्लाउड्स इट गेट्स चार्ज, दैट्स व्हाई द थंडरबोल्ट इज इलेक्ट्रिकली एक्टिवेटेड। इसलिए नोट्स में लिख लेंगे। अब हमने क्या देखा है, कुछ कंडीशंस हैं। हम लोग कब बोल सकते हैं कि रबिंग होगा कि नहीं होगा। जो हमारा फर्स्ट कंडीशन है, एटलीस्ट वन ऑफ द बॉडी मस्ट बी इंसुलेटेड। अगर हमको इंसुलेट फ्रिक्शन चार्जिंग मेथड के इसमें अप्लाई करना है तो एक बॉडी मस्ट बी इंसुलेटर होना चाहिए। तो एटलीस्ट वन ऑफ द बॉडीज मस्ट बी इंसुलेटेड। एंड सेकेंड कंडीशन, बोथ बॉडी मस्ट बी डिफरेंट वर्क फंक्शन। हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, वर्क फंक्शन होता क्या है इसको आफ्टर दिस रिजल्ट। क्या होता है, बोथ बॉडी हैव डिफरेंट वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन का मतलब अगर सिंपल से जानना चाहें तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एस्केप द इलेक्ट्रॉन। हमने पढ़ा था कि इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, तो वर्क फंक्शन वो चीज होता है जो मिनिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में लगता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं। ठीक, तो क्या होता है, बोथ बॉडी मस्ट हैव डिफरेंट वर्क फंक्शन। अगर सेम वर्क फंक्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली अगर देखना चाहें, नेक्स्ट है, बॉडी हैविंग कंपैरेटिवली लो वर्क फंक्शन एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए, जिसका वर्क फंक्शन अगर कम होगा तो क्या करेगा वो, उसके आसानी से रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, व्हेन यू एक्सक्यूज द इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को हट रिमूव करते हैं तो क्या होता है, बॉडी पॉजिटिव चार्ज होता है। वही कंसेप्ट को इसने फिर से यहां से बताया, दे रिक्वायर पॉजिटिव चार्ज। एंड द लास्ट कंडीशंस इज देयर, बोथ बॉडी विल एक्वायर इक्वल एंड अपोजिट न्यूट्रल चार्ज। ये कल हमने बताया था, अगर कोई बॉडी न्यूट्रल होगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये हमारा कंडीशन है फ्रिक्शनल मेथड का। इसको पूरा आप अच्छे से लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, हमने उधर डिस्कस किए थे कि वर्क फंक्शन क्या होता है। वर्क फंक्शन होता है, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी which is able to remove or out the electron from the surface of the body. That is the definition of work function. Work function वो चीज होता है जो क्या कहते हैं
कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करे या आउट करने में रिक्वायर्ड हो, दैट इज कॉल्ड एज वर्क फंक्शन। दिस इज द एक्सप्लेनेशन, इसको लिख लीजिए। फिर हम लोग सेकेंड मेथड देखेंगे चार्जिंग का। हमने फर्स्ट मेथड पढ़ा था, फ्रिक्शनल मेथड। सेकेंड मेथड है बाय कंडक्शन मेथड। कंडक्टर में होता क्या है, जब हम लोग टू बॉडी को कंटेक्ट में लाते हैं, थ्रू आउट द मीडियम जब हम लोग कंटेक्ट करते हैं तो चार्ज का ट्रांसफर होता है। वो मेथड क्या कहलाता है, कंडक्शन होता है। तो लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज बाय कांटेक्ट ऑफ टू कंडक्टिंग बॉडीज इज नोन एज कंडक्शन। तो क्या होता है, जब चार्ज का ट्रांसफर होता है बाय विच प्रोसेस, किसमें, दो कंडक्टिंग बॉडीज के बीच में। तो हमको एक बात तो पता चला कि इन केस ऑफ कंडक्शन बॉडी मस्ट बी कंडक्टिंग इज नोन एज कंडक्शन। अब देखिए, इफ ए चार्ज कंडक्टिंग बॉडी, कोई चार्ज कंडक्टिंग बॉडी इज पुट इनटू कांटेक्ट विथ अनचार्ज कंडक्टिंग बॉडी, देन द अनचार्ज कंडक्टिंग बॉडी becomes charged due to transfer of electron from one body to another। इसमें क्या है कि अगर कोई चार्ज कंडक्टिंग बॉडी है, अगर उसको हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं एक अनचार्ज कंडक्टिंग बॉडी से, तो क्या होता है, जो अनचार्ज कंडक्टिंग बॉडी होता है वो क्या करता है, चार्ज गेन करता है। किस मेथड से, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अदर। अब क्या है कि समहाउ जब वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, the charged body loses some charge, उसके पास क्या होता है, कुछ चार्ज उसका लूज कर जाता है। वो जाता किधर है, which is equally gained by other body। तो जो फर्स्ट बॉडी चार्ज को लूज करेगा वो क्या करेगा, इक्वली सेकंड बॉडी उसको गेन कर लेगा। हम लोग इसको देखेंगे एग्जांपल से कैसे होता है। दिस इज द बेसिक assumptions और बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस मेथड, दैट इज कंडक्शन। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कंडक्शन के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है। अगर हम लोग देखना चाहें तो क्या होता है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट है बोथ बॉडी मस्ट बी ए कंडक्टर। हमको सबसे फर्स्ट कंडीशंस होंगे कि दो बॉडी को हम लोग तभी बोलेंगे कि इसमें कंडक्शन पॉसिबल हो सकता है जब क्या होगा, दोनों बॉडी क्या होगा, कंडक्टर होगा। सेकंड कंडीशन है चार्ज ट्रांसफर टेक्स प्लेस टिल द पोटेंशियल ऑफ द बोथ बॉडीज बिकम्स इक्वल। अब इसमें एक नया वर्ड आ गया, पोटेंशियल। इसको हम लोग इस चैप्टर के लेटर हाफ में भी डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे हमको थोड़ा जानने की जरूरत है। अब क्या हो गया, चार्ज ट्रांसफर करेगा बॉडी वन टू बॉडी टू, कब तक, जब तक का दोनों पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाए। इक्वल होने का मतलब है, जैसे आपको सिंपल से एग्जांपल दें, जब वाटर क्या होता है, हायर टू लोअर पर्पस में ट्रेवल करता है, उसको जाता है बढ़ता रहता है। अगर वाटर का लेवल सेम हो जाए तो क्या वाटर फ्लो करता है, क्या नहीं करता है। तो सिमिलरली क्या होता है, चार्ज तभी तक ट्रांसफर करेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाए। जिस पॉइंट पे उस पोटेंशियल बॉडी वन का पोटेंशियल बॉडी टू के पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा, उस समय चार्ज का फ्लो बंद हो जाएगा। इन केस ऑफ कंडक्शन ऑल्सो, इसका एग्जांपल हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट होता है, ये पोटेंशियल होता क्या है एक्चुअली, हम लोग पोटेंशियल को कैसे बोलते हैं। पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर इज V, हम लोग पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट करते हैं, देन V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। अगर हम लोग यहाँ देखना चाहें तो अगर ये स्फेरिकल पार्ट है कुछ जिसका रेडियस r दिया हुआ है और ये बॉडी चार्ज क्यू कंटेन कर रही है, तो इसका क्या होगा, पोटेंशियल के क्यू बाई आर। क्यू यहाँ पे चार्ज होता है, r रेडियस ऑफ द स्फीयर होता है, के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। इसको हम लोग इसके जस्ट बाद कूलम्ब्स लॉ में डील करेंगे इस वैल्यू को, ठीक ना। तो हम लोग जस्ट यहाँ देख लेते हैं के क्यू बाई आर इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। इसमें एक एग्जम्पशन है, व्हेन एवर ट्रांसफर ऑफ चार्ज पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस। अब क्या होगा, जब चार्ज का ट्रांसफर होगा बॉडी वन टू बॉडी टू, तो बॉडी वन में चार्ज डिक्रीज करेगा। अगर ये चार्ज डिक्रीज करेगा तो हमको अपने आप दिख रहा है कि अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है V का, अगर चार्ज डिक्रीज करेगा तो पोटेंशियल मस्ट भी डिक्रीज करेगा। दिस इज द स्टैंडर्ड कंडीशन, यू कैन अंडरस्टैंड। लास्ट कंडीशन है कि बोथ बॉडी विल एक्वायर सेम नेचर ऑफ चार्ज। अब सेम नेचर ऑफ चार्ज, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज फ्लो करके किसी बॉडी में ट्रेवल करेगी तो क्या होगा, दोनों इक्विलिब्रियम पे, दोनों का नेचर क्या होगा, सेम होगा। अदरवाइज इन डिफरेंट कंडीशन सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, अल्टरनेट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अगर दोनों का सेम चार्ज होगा तो फिर क्या होगा, एक दूसरे को बाहर करेगा, फिर से अगेन कंडक्शन की प्रोबेबिलिटी नहीं होती। दिस इज द बेसिक कंडीशन जिस पे हम लोग को एनालाइज कर सकते हैं कि किस कंडीशन में
कंडक्शन होगा और किस कंडीशन में फ्रिक्शन होगा। इसके लिखने का मतलब यही है कि समहाउ क्वेश्चन विल कम्स इन एग्जाम डिफरेंट टाइप से आता है कि आपको कुछ कंडीशंस वाइज क्वेश्चन पूछ लेंगे कि किस कंडीशन पे कंडक्शन पॉसिबल है, किस कंडीशन पे कंडक्शन पॉसिबल नहीं है। सो इसको अच्छे से लिखिए, दोनों पार्ट को, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, अच्छे से लिखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। इस प्रोसेस को हम लोग एक क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। इसने बोला है, जो हमने भी कंडक्शन देखा था कि दो चार्ज बॉडी होगा तो क्या क्या हमको किस तरह चार्ज निकालते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, फाइंड द चार्ज ऑन ईच स्फीयर आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। स्विच मतलब क्या होगा, ये पार्ट है, हमने क्या बोला था, दो कंडक्टिंग बॉडी जब आपस के कंटेक्ट में आते क्या चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब क्या है, ये दोनों कंडक्टिंग बॉडी है, बट इस बॉडी के पास कुछ चार्ज नहीं है अभी, क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखा नहीं, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बॉडी ए, इसको अगर ए मान ले, इस बॉडी को बी मान ले, तो बॉडी ए का रेडियस r है जिसका स्फीयर दिया हुआ है, और बॉडी बी क्या है, उसका रेडियस 2r है, बट चार्ज कुछ नहीं। हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि चार्ज ऑन बॉडी बी इज इक्वल टू एक्स, चलेगा। चार्ज ऑन बॉडी बी इज इक्वल टू एक्स। अब मान लो इसने क्या कि इसको क्लोज करने के बाद, अगर क्लोज करेंगे, अगर इसमें से x चार्ज चला गया, इसमें से x चार्ज चला गया आफ्टर कंटेनिंग, तो क्या होगा, आफ्टर द टाइम इस बॉडी पे चार्ज कितना बचेगा, q माइनस एक्स, बिकॉज ये तो चार्ज लूज करेगा ना, इस बॉडी से चार्ज इसमें ट्रांसफर क्या हो जाएगा, q माइनस एक्स। देन होल सिस्टम का चार्ज q माइनस एक्स, दिस इज द x, दिस इज द फंडामेंटल्स, करेक्ट। और हमने पढ़ा था, जस्ट इस रिजल्ट में देखा था, तब तक ट्रांसफर करेगा जब तक कि इसका पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाए। अभी हमने देखा था पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या होता था, पोटेंशियल ऑफ ए इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, क्योंकि इसका चार्ज, ये फॉर्मूला हमने देखा था, पोटेंशियल इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। तो बोला कि कब तक फ्लो करेगा तो कितना चार्ज हो जाएगा, जब क्लोज करेंगे तो क्या होगा, एक समय सेचुरेशन आएगा और दोनों पे सेम चार्ज आ जाएगा। अब वो कितना आएगा उसको हम लोग देखते हैं। तो हम लोग क्या करना, दोनों का पोटेंशियल इक्वल कर लें। सो इफ VA is equal to K Q minus X by R, क्योंकि Q minus X रिमेनिंग चार्ज बचा हुआ, दिस इज द पोटेंशियल ऑन दिस, एंड VV is equal to KX by 2R, दिस इज V एंड VV दिया हुआ है। इसने बोला है कि कब तक चलेगा, जब तक कि पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाए, तो दैट इज VA is equal to VV। आप क्या लिख सकते हैं, K Q minus X by R is equal to KX by 2R। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमको एक रिलेशंस आते हैं, देखेंगे। Q minus X by 1 is equal to X by 2, इसको इधर कर लीजिए, कितना होगा, 2Q minus 2X is equal to X, 3X is equal to 2Q, X कितना बचेगा। हमसे क्या बोला, इस बॉडी पे चार्ज कितना होगा, तो हमको पता चल के 2Q/3 यदि चार्ज ऑन द बॉडी X, तो हमने X का वैल्यू कितना आ गया, X का वैल्यू आ गया 2Q/3। इसका मतलब बॉडी B पे चार्ज कितना होगा, इट इज दी था। जो लास्ट पॉइंट था, बोलेगा सर अगर ये बॉडी 2Q/3 है तो इसमें X Q3/2 करना पड़ेगा हमें, बट हमने वहां पढ़ा था कि बोथ बॉडी विल एक्वायर सेम चार्ज। सो तो क्या होगा, बॉडी ए के पास भी क्या होगा, इक्वल चार्ज होगा 2Q/3, क्योंकि लास्ट प्रॉपर्टी था कंडीशन का, जब भी पोटेंशियल इक्वल होता है तो दोनों बॉडी में क्या होता है, सेम चार्ज होता है। तो हमने इस बॉडी पे 2Q/3 चार्ज निकाला जो कि बॉडी बी पे था, तो बॉडी ए भी क्या करेगा, सेम चार्ज कंटेन करेगा। तो यहाँ से हम लोग चार्ज ऑन ए एंड चार्ज ऑन बी इक्वल टू 2Q/3। इस क्वेश्चन को अच्छे से लिखिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड चार्ज ऑन ईच स्फीयर आफ्टर क्लोजिंग द स्विच एंड आल्सो फाइंड कॉमन पोटेंशियल। अब इसमें क्या बोला है, अगर हम लोग मान लें इसको A मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं B। अब देखिए अगर इसको हम लोग क्लोज करते हैं, क्लोज करने का क्या होगा, पता है कि हायर चार्ज है तो ये कुछ ना कुछ यहाँ पे चार्ज शिफ्ट करेगा। तो मान लेते हैं लेट X 50 है तो ये तो ट्रांसफर करेगा हायर टू लोअर, X चार्ज इज ट्रांसफर। जब वो ट्रांसफर करेगा तो क्या होगा, इसके पास X चार्ज आ जाएगा, तो किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे क्या होगा,
10 प्लस एक्स चार्ज इसके पास हो जाएगा, ए के पास, और इसके पास कितना बचेगा रिमेनिंग 50 माइनस एक्स बचेगा। हमने क्या पता था, जब भी इसकी बात आएगी कि स्विच क्लोज करने के बाद तो पोटेंशियल मस्ट बी इक्वल, जो हमने पहले क्वेश्चन में भी देखा था, तो पोटेंशियल हमारा क्या होता है के क्यू बाय आर इन जनरल। तो पता है कि फर्स्ट केस का पोटेंशियल तो क्या होगा, पोटेंशियल ऑफ ए इज इक्वल टू के 10 प्लस एक्स बाय आर एंड पोटेंशियल ऑफ बी इज इक्वल टू के 50 माइनस एक्स बाय 2r। दिस इज द कंडीशन। अगर ये कॉमन पॉइंट्स पे चलेंगे, कॉमन पोटेंशियल मतलब क्या, दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, तो फिर क्या करेंगे, जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन की तरह हमने क्या किया था, क्लोजिंग करने पे जब तब तक पोटेंशियल फ्लो करता है तो क्या होगा, उसका दोनों का इक्वल नहीं हो जाए। इक्वल कैसे करेंगे, यू नो द बेटर प्रिंसिपल्स, वी ए इज इक्वल टू वी बी। अब यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे, के 10 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू के कितना होगा, व्हेन यू सॉल्व द वैल्यू ऑफ एक्स, यहां से हमको क्या मिलेगा 20 प्लस 2x इज इक्वल टू 50 माइनस एक्स, कितना आ गया 3x इज इक्वल टू 30, x इज इक्वल टू 10 कूलम। ये हमारा आ गया x इज इक्वल टू 10 कूलम। कूलम आ गया, इसका मतलब ये चार्ज B से A में कितना फ्लो करेगा, 10 कूलम का चार्ज फ्लो होगा। फिर हम लोग यहां से देखेंगे तो x का वैल्यू आया 10 कूलम, तो हमसे क्या पूछा है, चार्ज ऑन फर्स्ट, तो चार्ज ऑन क्या होगा Q1A 10 प्लस एक्स था, तो 10 प्लस 10 इज कितना होगा 20 कूलम, ठीक है। चार्ज ऑन B माइनस एक्स 50 माइनस 10 40 कूलम। तो हमने क्या किया, दोनों पे सेपरेट चार्ज निकाला, इसको लिखिए, फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। और हाँ, एक क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द कॉमन पोटेंशियल। तो पोटेंशियल यू नो, कॉमन पोटेंशियल के टर्म में हमको पता है कि जितना अगर बी पे चार्ज एग्जिस्ट करेगा सेम चार्ज वहां पे होना चाहिए। इसको जस्ट सॉल्व कर लेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला है, कॉमन पोटेंशियल V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर। क्यू का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा कि इसके पास 40 है, इसके पास 40 है, इसके पास 20 है, तो कॉमन कितना होगा 20, दोनों में कॉमन होगा, और रेडियस भी r कॉमन होगा, दैट इज k इंटू मॉड ऑफ 20 बाई आर। इसको हम लोग आगे भी सीखेंगे पोटेंशियल को, बट यहाँ पे इसको एक पूछा लिख लीजिए जस्ट, क्योंकि हमको इस दोनों में कॉमन कितना है 40 और 20 में 20 कॉमन है, दिस इज द के क्यू बाई आर। तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को अच्छे से आप लिख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें पूछा है, क्वेश्चन हमारा है कैलकुलेट द चार्ज ट्रांसफर। जब हम लोग क्या करते हैं, इस दोनों को कनेक्ट करते हैं when switch is connected। जब स्विच कनेक्ट होता है तो क्या होता है, कितना चार्ज ट्रांसफर होगा, हम लोग मान लेते हैं यहां से यहां जाने वाला चार्ज x होगा, तो लेट बी द ट्रांसफर्ड चार्ज। हमने एज्यूम कर लिया कि x चार्ज क्या होगा। अब देखो यहाँ 25 है, यहाँ 10 है, दिस इज द हायर पार्ट, तो यहां से चार्ज क्या करेगा, फ्लो करेगा। जब ये चार्ज यहां से यहां जाएगा तो क्या पता है, आफ्टर टाइम दिस विल लॉस दिस चार्ज x, और ये क्या करेगा, गेन करेगा -25 प्लस एक्स। फिर से क्या बोला है, कनेक्ट करने के बाद क्या, जब तक कि इसका पोटेंशियल इक्वल, हम लोग थर्ड टाइम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, पोटेंशियल मस्ट बी इक्वल, पोटेंशियल हमारा क्या होता है के क्यू बाय आर। तो इन दोनों केस में अगर हम इसको a मान लें और इसको b मान लें, तो पोटेंशियल ऑफ ए कितना होगा, के 10 माइनस एक्स बाय आर एंड पोटेंशियल ऑफ बी के -25 प्लस एक्स बाय 2r। फिर से कनेक्ट हो रहा है, कब तक रुकेगा, जब तक कि वो इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाए। इक्विलिब्रियम में आने का मीनिंग हमने क्या बताया था प्रॉपर्टी में, और कंडीशन में क्या था कि पोटेंशियल ऑफ ए इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ बी हो जाए। पोटेंशियल ऑफ ए इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ बी। अगर इसको सॉल्व करना चाहें हम लोग तो क्या होगा, के 10 माइनस एक्स बाय आर इज इक्वल टू के x -25 बाय 2r।
ये कट जाएगा, तो यहाँ से हमें एक रिलेशन आ गया 20 माइनस 2x इज इक्वल टू x माइनस 25। इसको चेक कीजिए आप, माइनस प्लस 25 इज इक्वल टू 3x, तो हमारा हो जाएगा कितना 3x इज इक्वल टू 45, 3x इज इक्वल टू 45, x इज इक्वल टू 15 कूलम। जो चार्ज ट्रांसफर्ड होगा वो क्या होगा हमारा 50 कूलम होगा। तो हमने अभी तक इस कंडक्शन में 2-3 कंसेप्ट को रिपीट करके सेम क्वेश्चन सॉल्व किए, सेम पोटेंशियल सेम चार्ज, कभी मूव कर रहा है कभी नहीं मूव कर रहा है। तो हमने जस्ट क्या किया, V और VV का पोटेंशियल निकाला, देयर आफ्टर इक्वेट करके हमने एक x निकाल लिया। तो जो ट्रांसफर्ड चार्ज होगा वो कितना होगा 15 कूलम होगा। इसको आप लिख लीजिए। फिर हम लोग एक शॉर्टकट मेथड देखते हैं, उसको आसानी से एज ए ट्रिक भी याद रख सकते हैं। छोटा सा मेथड है, इसको पहले देखिए फिर हम लोग उसको देखते हैं। नेक्स्ट एक छोटा सा मेथड है जो कि अगर इस तरह कभी भी कंडक्शन का क्वेश्चन हो, दो डिफरेंट स्फीयर हो, उसका रेडियस अलग हो, चार्ज अलग हो, आफ्टर कनेक्ट करने के बाद कितना कितना चार्ज होता है हमको पता है, पोटेंशियल Q/R होता है। यहाँ से लिख सकते हैं Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R का रेशियो होगा, और R1 इक्वल टू हमने R मान लिया है, R2 इक्वल टू 2R मान लिया है। तो हम लोग एक जस्ट फॉर्मूला रहेगा सिंपल सा, Q1 डैश इक्वल टू Q1 प्लस Q2 इंटू R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। हम लोग यहाँ से डायरेक्टली इस पॉइंट पे कितना चार्ज होगा निकाल सकते हैं। सिमिलरली जस्ट यहाँ पे R2 का चेंज हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू R2। इस मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, R1 और R2 में फॉर्मूला निकाल सकते हैं। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, या तो आप इस मेथड को प्रेफर कीजिए जो हमने पूरा सा कंसेप्चुअल मेथड बताया है कितना जाएगा, और ये कॉमन सेंस अपने पास रहना चाहिए कि कहाँ पे हायर चार्ज है। हायर चार्ज से ऑलवेज लोअर की फ्लो करेगा, जो कि हमने इसमें देखा था, इधर को जाएगा। फिर हम पोटेंशियल चेक करेंगे, फिर निकालेंगे, देन हम लोग इसमें सबट्रैक्ट करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, तो हमको पता चलेगा कितना चार्ज यहाँ बचा और कितना चार्ज यहाँ बचा। अगर हम लोग इस मेथड से देखें जो कि हमारा सेकंड है, जिसे शॉर्ट वे बोल सकते हैं उसको, तो अगर कोई भी चार्ज किसी भी स्फीयर का हो, रेडियस कुछ भी हो, चार्ज कुछ भी हो, जस्ट इस फॉर्मूला को पुट अप कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसको लिख लीजिए। कंसेप्ट पे हमने क्या किया है, एक क्वेश्चन को एनालाइज किया है, जो कंसेप्ट हमने भी अप्लाई किया था, जो फॉर्मूला देखते हैं कि ये फॉर्मूला वैलिड है या नहीं है। ऑल आइडेंटिकल स्फीयर, जितना ए बी सी डी सब है आइडेंटिकल स्फीयर है, थोड़ा डायग्राम ऊंचा लग रहा है बट वो आइडेंटिकल है, कम्स इन कांटेक्ट विद, जो डी है, ये जो डी फर्स्ट है, सबसे पहले कांटेक्ट में से है ए से, देयर आफ्टर बी से, देयर आफ्टर सी से। क्या हुआ, ये सबसे पहले कांटेक्ट में ए से आया, फिर कांटेक्ट में बी से आया, फिर कांटेक्ट में सी से आया, तो बोला कि चार्ज ऑन ईच स्फीयर कितना होगा। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, केस बाय केस डील कर सकते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, केस फर्स्ट में देखेंगे। देखिए केस फर्स्ट होगा, इसने लिखा है कि ऑल स्फीयर आइडेंटिकल, तो मान लेते हैं आर जो होगा रेडियस ऑफ, रेडियस क्या है, सॉरी स्फेरिकल क्या है, आइडेंटिकल है, तो इसका भी रेडियस आर, इसका भी रेडियस आर, इसका भी रेडियस आर, इसका भी रेडियस आर। अब देखो केस फर्स्ट में दिया है कि डी एंड ए कांटेक्ट में आ रहा है, डी एंड ए आर इन कांटेक्ट। अगर डी एंड ए, हमने जस्ट पहले का कंसेप्ट देखा है, मान लेते ये हमारा डी है और ये हमारा क्या मान लेते ए। इनिशियली ओपन था, इसके पास चार्ज कितना था 0 कूलम, इसके पास चार्ज कितना था 20 कूलम था। आफ्टर सम टाइम्स दे विल टच, अब क्या हमारा हो गया, कांटेक्ट हो गया। इसका चार्ज अभी कितना होगा, हम इसको मान लेते हैं Q1 डैश, इसको QD ही मान लो और ये मान लो QA। चार्ज ऑन डी कितना होगा, चार्ज ऑन डी कितना होगा, और पता है यहाँ पे कितना चार्ज हमें पता नहीं पहले से, और हमको पता है ये दिया हुआ 0। फॉर्मूला हमने क्या बताया था, QD या Q1 क्या होता था, Q1 और QD जो कि हमको फॉर्मूला से कंपेयर करेंगे क्या होता था, QA प्लस QD, इसको डैश मान लीजिए तो अच्छा रहेगा, QA डैश डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू R1। क्योंकि इसने फर्स्ट का पूछा है तो R1 कौन सा होगा, R ऑफ D, एंड दिस इज R ऑफ D प्लस R ऑफ A। अब बताओ तुम लोग, क्या दोनों केस में R इक्वल है, तो यहां से लिख सकते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ QD 0 प्लस QA
20 डिवाइडेड बाय 2r इंटू आर, तो कट जाएगा ये, क्योंकि सबका रेडियस आइडेंटिकल है, तो r1 प्लस r2 2r होगा, और r1 कितना r के बराबर है, तो क्या यहाँ से 10 कूलम आ गया, मतलब चार्ज ऑन d कितना हो गया 10 कूलम। फर्स्ट केस से पता चला, तो हम लोग क्या Q2 जो हमने फॉर्मूला लिखा था, Q2 दैट इज चार्ज ऑन a डैश कितना होगा, अगेन QA प्लस QB RA प्लस RD इंटू RA, अगेन सेम रहेगा RA RD सबका है R/2, 0 प्लस 20 इंटू 2R इंटू R, इस R से कटेगा, फिर से क्या होगा 10 कूलम। जब हमने D और A को फर्स्ट कनेक्ट किया तो क्या होगा, A का चार्ज कितना आ गया हमारा 10 कूलम और D भी कितना हो गया 10 कूलम। ये हमारा केस फर्स्ट के रिजल्ट से हमने क्या किया, इसने बोला ईच स्फीयर पे तो 2 पे निकाल रहा हूँ, किस पे, D पे निकल गया और A पे निकल गया। इसको अच्छे से लिखिए, फिर हम लोग केस सेकंड को देखते हैं। तो क्या हो रहा है, B से कनेक्ट कर रहे हैं, देन D एंड A आर इन कनेक्टेड, D एंड B आर कनेक्टेड। फिर से अगेन डायग्राम सेम होगा, मैं इसको पूरा एलिब्रेट करके बता रहा हूँ, आप जस्ट फॉर्मूला पुट कर सकते हैं ना। अब देखो D दिस इज B, जब ये कनेक्ट में आएंगे तो क्या होगा, दिस इज लाइक दैट, कुछ ऐसा बन जाएगा, ये हमारा क्या होगा B, दिस इज D। अब देखो फिर से हमको पता नहीं चार्ज कितना होगा इस पे, तो मान लेते हैं QD ऑफ डैश, करेक्ट, और यहाँ क्या बन जाएगा QP ऑफ डैश, और ये चार्ज भी कितना था हमारा 20 कूलम। अब देखो जब A से ये ऑब्जेक्ट स्फीयर A और D का कनेक्शन हुआ था या कनेक्ट हुआ था, तो क्या हुआ, D पे चार्ज कितना आ गया था 10 कूलम चार्ज आ गया, जो हमने जस्ट इसके पहले केस में निकाला है, ठीक है। दिस इज दिस R and D, अगेन दिस प्रोसेस को हमको पता है पहले से, फॉर्मूला भी सेम होगा, रेडियस आइडेंटिकल है, तो मान लेते हैं Q ऑफ D डैश इज इक्वल टू Q ऑफ B प्लस Q ऑफ D डिवाइडेड बाय R ऑफ D प्लस R ऑफ B इंटू R ऑफ D, कितना हो गया 20 प्लस 10 30 R डिवाइडेड बाय 2R, क्योंकि R प्लस R सबका आइडेंटिकल है, तो ये कट जाएगा, दैट इज 15 कूलम। सिमिलरली QB डैश, B में कितना आएगा, B डैश इज इक्वल टू QB प्लस QD RB प्लस RD, और अगेन R इंटू रेडियस ऑफ B, क्योंकि हमने किसका निकालना है, B का निकालना है, तो कितना होगा, अगेन 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2R इंटू R, फिर से क्या हो गया हमारा 15 कूलम आ गया। तो हमने फर्स्ट केस को जब कनेक्ट किया D को A के साथ, तो हमको A का आ गया स्फीयर का 10, फिर D को B से, तो B कितना आ गया 15, और D भी कितना 15 होगा। ये भी हमारा सेकंड केस है, इसको लिख लीजिए। फिर हम लोग थर्ड केस देखते हैं, जब D को C से कनेक्ट करेंगे। अब हमारा थर्ड केस है, हमने B तक कनेक्ट किया, C से कनेक्ट करेंगे, तो सिमिलरली जो मेथड हमने पहले फॉलो किया है उसी मेथड को फिर से अप्लाई करेंगे, डायग्राम ड्रॉ करेंगे, दिस इज D एंड दिस इज C, अगेन ये आउटसाइड है अभी, और इसका चार्ज हमने पिछले कितना था अभी 15 कूलम, जस्ट पहले सॉल्व किया, क्योंकि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो ये चार्ज रिसेंटली चार्ज जो गेन करेगा उसके साथ वो लिक्विड का, ऐसा नहीं कि 10 से करेंगे 0 से करेंगे, वो हम लोग का कंटिन्यूएशन प्रोसेस। फिर ये कितना है 5 कूलम है। आफ्टर दैट क्या होगा, ये दोनों कंटेक्ट में आएंगे, दिस इज D, एंड फाइनली इसको मान लेते हैं QD डैश दैट इज QC डैश, ये हमको निकालना है। कनेक्ट करने के बाद फॉर्मूला अगेन वही होगा सेम जो हमने पहले किया था, Q ऑफ D डैश इज इक्वल टू QD प्लस QC RD प्लस RC इंटू RD, फॉर्मूला पता है 15 प्लस 5 20, 15 प्लस 20 बाई R इंटू R 2R, फिर से क्या होगा R 20 बाई 2 कितना होगा 10 कूलम होगा। सिमिलरली R ऑफ C डैश इज इक्वल टू QC प्लस QD डिवाइडेड बाय RC प्लस RD इंटू RC, सबका रेडियस इक्वल है, फिर से सेम कुछ नहीं होगा, 15 प्लस 5 बाई 2 10 कूलम। तो हमने अल्टीमेटली जब तीनों प्रोसेस को फॉलो किया, तो देखा चार्ज ऑन A हमने कितना निकाला था 10 कूलम निकाला था पहले, देखा
चार्ज ऑन बी 15 कूलम था, चार्ज ऑन सी अभी हमने देखा 10 कूलम, एंड फाइनली चार्ज ऑन डी कितना बचा 10 कूलम। दिस इज द प्रोसेस। हमने यहाँ पे अलग अलग केस में किया है, आपको इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि हम लोग पूरा करेंगे, बट आपको रिजल्ट्स को आइडिया लगे कि कैसे कैसे ढूंढना है, जिसका कॉम्बिनेशन हो टेक 2 ऑफ देम अप्लाई द शॉर्टकट वे, दिस इज इजीएस्ट वन। तो इस क्वेश्चन को हमने डिफरेंट केस में लिखा, ये हमारा केस थर्ड था, इसको लिख लीजिए और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ईच एस्पेक्ट मतलब चार्ज ऑन ए, चार्ज ऑन बी, चार्ज ऑन सी एंड चार्ज ऑन डी हमने लिखा 10 कूलम, 15 कूलम, 10 कूलम एंड अगेन 10 कूलम, ए बी सी डी। इसको अच्छे से लिख लीजिए, फिर हम लोग इस क्वेश्चन से उस कंसेप्ट को हमने अप्लाई किया और अच्छे से देखा। लिख लीजिए इसको। देखा था इन चार्जिंग का मेथड, फर्स्ट था हमारा फ्रिक्शन का, सेकंड था कंडक्शन का, थर्ड है इंडक्शन। इंडक्शन क्या होता है, जिसमें हमको रिक्वायरमेंट नहीं होती कुछ चीज कनेक्ट करने की या रब करने की रिक्वायरमेंट्स भी नहीं हो, कनेक्ट भी नहीं करता है। प्रोसेस क्या है, इफ ए चार्ज बॉडी इज ब्रॉट नियर टू ए नेचुरल ऑब्जेक्ट या नेचुरल बॉडी, कोई चार्ज बॉडी अगर कोई भी नेचुरल बॉडी के आसपास लाते हैं, द चार्ज बॉडी विल अट्रैक्ट अपोजिट चार्जेस एंड रिपेल द सिमिलर चार्ज present in the neutral body. As the result of that, one side of the neutral body becomes negative and other side becomes positive. This process is called as induction. अब इसको हम लोग समझते हैं एज ए लैंग्वेज कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि ये तो डेफिनेशन लिखा हुआ है। जब भी मान लो ये दो बॉडी है, ये चार्ज बॉडी है और ये दूसरा भी बॉडी है, जो कि अगर इसके पास ढेर सारा चार्ज है और ये न्यूट्रल बॉडी है, अगर हम लोग इसके नियर क्लोज लाते हैं तो क्या होता है, ये चार्ज बॉडी इसके अपने अल्टरनेटिव पार्ट को, अगर ये नेगेटिवली चार्ज होगा तो अपने पॉजिटिव पार्ट को अट्रैक्ट करेगी और नेगेटिव को रिपेल कर देगी। अगर ये नेगेटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगी और इसको रिपेल कर देगी। अगर इसके रिवर्स ले ले, अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या करेगा, नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगी और पॉजिटिव को रिपेल कर देगी। यही आपको सेंटेंस यहाँ पे लिख रहा है कि अपोजिट चार्ज एंड रिपेल द सिमिलर चार्ज। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट, जब ये क्या करेगी, ये बॉडी किसी को अट्रैक्ट करेगी तो इस पार्ट का जो भी मान लो अगर पॉजिटिव होगा तो सारा नेगेटिव इसके सरफेस पे आ जाएगा और सारा अपोजिट इससे दूर जाएगा तो इसके एग्जैक्टली आउटसाइड सरफेस पे आ जाएगा, इस साइड वाले पे। तो ये क्लोज कौन सा रहेगा, जो इसके अल्टरनेट चार्ज होगा। ये प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्शन बोलते हैं। अब कुछ पॉइंट्स हैं कि इंडक्शन के रिक्वायरमेंट्स में क्या क्या होती है। इट इज द फेनोमेनन ऑफ द रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन ए बॉडी when other bodies brought near of them। हम लोग इंडक्शन को एक फेनोमेनन भी बोल सकते हैं। कौन सा फेनोमेनन है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अब क्या होता है कि मान लो कोई बॉडी कनेक्ट में आता है तो कुछ बॉडी चार्ज का ट्रांसफर हो जाता है वहां पे, या उसको अपने पास बुला लेता है, डेट मींस उसका डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा चेंज हो जाता है, डेट इज द नियर ऑफ देम। और इंडक्शन एक बॉडीली फेनोमेनन है जो कि हमेशा बॉडी पर ही परफॉर्म होता है। थर्ड है, इंडक्शन इज एप्लीकेबल बोथ कंडक्टर एंड इंसुलेटर। जैसे हमने उस लास्ट केस में देखा था कि इंडक्शन कंडक्शन था ओनली किस में था, कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट में था, बट इंसुलेटिंग दोनों केस में अवेलेबल होता है। किसमें, इंडक्टर क्या होता है, इन केस अप्लीकेबल इन कंडक्टर एंड इंसुलेटर बोथ। तो हमको ये कुछ पॉइंट्स है समहाउ रिक्वायर्ड होंगे, इसको अच्छे से लिख लीजिए, फिर हम लोग इसका डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन देखेंगे जो कि हमको कुछ आइडिया हो कैसे होता है। इसको पहले आप लिखिए, आपने उसको लिखा होगा। अब देखिए हमने क्या किया, डायग्रामेटिकली अंडरस्टैंडिंग, कि हम लोग इस इंडक्शन मेथड को डायग्राम से कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो जो हमने मेथड फर्स्ट ड्रॉ किया कि एक बॉडी है, इंड्यूसिंग बॉडी, जस्ट लाइक कि इसके पास चार्ज है। इसकी इंड्यूसिंग मतलब क्या होता है, इसके पास कैपेबिलिटी है कि ये चार्ज को किसी अदर बॉडी में इंड्यूस कर सकता है। ठीक है, ये क्या है, न्यूट्रल बॉडी है, दैट इज इंड्यूस्ड बॉडी। इंड्यूस्ड बॉडी का मतलब क्या है, ये चार्ज गेन कर सकता है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी। हमने जो डेफिनेशन बताया था, डेफिनेशन में क्या बताया था कि जब भी पॉजिटिव चार्ज है तो अपने अल्टरनेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगी। इसका मतलब ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगी। तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इस सरफेस के इस आउटर सरफेस पे आ जाएगा, बट ये अपने सेम चार्ज पॉजिटिव को रिपेल करे तो चार्ज किधर आएगा, वो सेपरेट हो जाएगा। दिस इज द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। पहले क्या था, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव माइनस अवेलेबल था, बट इसने क्या किया, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कैसे, यहाँ वाले नेगेटिव को उठाकर इधर कर दिया और यहाँ वाले पॉजिटिव को इधर कर दिया। इसको और थोड़ा समझना चाहे एक अदर डायग्रामेटिकल मेथड से, तो क्या होगा, व्हेन दिस बॉडी कनेक्टेड टू देम, तो क्या होगा, इसके नेचर में ये सारा प्रॉपर्टी नेगेटिव वाला इसको अट्रैक्ट करेंगे और पॉजिटिव इससे दूर चले जाएंगे। अब क्या होगा, अगर दोनों को सेपरेट कर दो,
इस दोनों बॉडी को सेपरेट कर दो तो क्या होगा, दिस इज नेगेटिवली चार्ज, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज। अब क्या किया, डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया चार्ज का, जो कि हमने देखा था क्या होता था फेनोमेनन में, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर देता है बॉडी पे, वन बॉडी पे अदर पे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। हमने दोनों को कंट्रैक्ट कर दिया, फिर सेपरेट करके देखा तो चार्ज क्या हुआ, प्लस इस पे आ गया और माइनस इस पे आ गया। दिस इज द मेथड 1। हम लोग इसको मेथड 2 से भी देखते हैं। इस पूरे डायग्राम को अच्छे से लिख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट मेथड पे देखते हैं। एक नेक्स्ट मेथड लिया जो कि हमने सेकंड फर्स्ट में देखा था कि ये पॉजिटिवली चार्ज था और ये न्यूट्रल बॉडी था। हमने क्या किया इसको, क्योंकि हमको दोनों साइड से देखना होगा, फर्स्ट साइड तो पॉजिटिव था, सेकंड क्या नेगेटिव होगा, उस केस में क्या होगा, ये अपने अल्टरनेट चार्ज को क्या करेगी, रेट्रैक्ट करेगी, सेम वाले को रिपेल कर देगी, सेम प्रोसेस है। फिर से क्या करेगी, नेगेटिव चार्ज ये सरफेस पे आ गया। इसका मीनिंग होता है साइन ऑफ अर्थिंग। जब भी अर्थिंग का साइन होगा तो पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। जब पोटेंशियल जीरो होगा तो इस सरफेस पे जितना भी चार्ज क्या होगा, वो ग्राउंडेड हो जाएगा, तो इस बॉडी पे कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं रहेगा। अल्टरनेट द प्रोसेस, ड्यू टू द इंडक्शन मेथड चार्ज का क्या हुआ, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इस बॉडी पे क्या होगा, ओनली पॉजिटिव चार्ज बचेगा और ये क्या होगा, ओनली नेगेटिवली चार्ज पड़ेगा। तो विदाउट कांटेक्ट में एक बॉडी ने दूसरे बॉडी के चार्ज को रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया बाय दिस मेथड। हमने इस दो एग्जांपल से, दो मेथड के एग्जांपल से डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश की कि एक्चुअली इंडक्शन वर्क कैसे करता है। जैसे हमने सिंपल बताया था, जब भी कोई चार्ज, जो इसका बेसिक डेफिनेशन था, चार्ज बॉडी किसी भी अनचार्ज या इंस्टेटर बॉडी के पास भी जाएगी तो उस समय क्या होगा, उसके सेम चार्ज होगा उसको रिपेल कर देगी। अगर वो पॉजिटिव चार्ज जो बॉडी होगी तो पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर देगी, अगर वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी तो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लेगी। तो इस तरह से हमने दो एग्जाम्पल देखा। इस एग्जाम्पल को अच्छे से लिख लीजिए, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिससे हमको अच्छे से समझ में आ जाए इसको। इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, देखेंगे। जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कैन टू पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल अट्रैक्ट ईच अदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हमने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था कि सेम चार्ज रिपेल कर सकता है और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट कर सकता है। इसने क्या बोला है, टू पॉजिटिव चार्ज, तो मान लो ये दिस इज पॉजिटिव चार्ज, दिस इज आल्सो पॉजिटिव चार्ज, तो इसका नेचर क्या है, टू सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। अब ये चार्ज पार्टिकल की बात हो रही है, क्या ये चार्ज पार्टिकल की बात हो रही है, तो टू पार्टिकल कभी भी अट्रैक्ट करेगी क्या, नो। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा हमारा, नो। टू चार्ज पार्टिकल नेवर अट्रैक्ट ईच अदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन सिमिलरली हमने एक और क्वेश्चन पूछा कि कैन टू पॉजिटिवली चार्ज बॉडीज अट्रैक्ट ईच अदर ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो आपका आंसर क्या होगा। इन जनरल लोग सोचते हैं क्या, जिस तरह चार्ज पार्टिकल क्या करता है, अट्रैक्ट नहीं करती है, उसी तरह बॉडी नहीं करेगी। तो आप क्या बोलोगे, सर इसका आंसर क्या होगा, नो, जो कि आंसर रॉन्ग है आपका। बोलेगा सर आपने बताया था कि दो चार्ज पार्टिकल भी क्या करती है, अट्रैक्ट नहीं करती है, तो दो बॉडी भी अट्रैक्ट नहीं करना चाहिए। दिस लॉजिक, बट इसके पीछे कुछ और लॉजिक एक्सप्लेन करता हूं। मान लो कि दो बॉडी है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब चार्ज पार्टिकल हमने कल फर्स्ट लेक्चर में देखा था, एटम्स होता है पार्टिकल्स, उसका स्मॉलेस्ट पार्ट होता है एटम। एटम बना होता है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन से। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इंडिविजुअली चार्ज पार्टिकल, दे डज नॉट फॉलो दिस प्रोसेस जो हम लोग बोल रहे हैं। तो पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज रिपेल करेगा, नेगेटिव चार्ज ऑलवेज आपस में रिपेल करेगा और अल्टरनेट में अट्रैक्ट करेगा। बट बॉडी में कॉम्बिनेशन होता है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बोथ। तो इट मे बी, एक चांस है कि एक बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होता है, तो उस केस में हो सकता है कि उसमें अट्रैक्शन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाए। तो इसका आंसर होगा यस, इट इज पॉसिबल। कब पॉसिबल होगा, जब द बॉडी का सरफेस एरिया बहुत लार्ज होगा। अब क्या पॉसिबल कब होगा, इफ टू लार्ज बॉडी इन विथ कंटेक्ट, बहुत बड़ा लार्ज बॉडी होगा। हमने मान लेते हैं इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है जो कि डिस्टेंस कंपैक्ट कर रखा है। जनरली एटम्स न्यूट्रल होते हैं, बट समटाइम्स दे गेट चार्ज। अगर वो कांटेक्ट में होते तो चार्ज होकर थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। इसको हम डीप से पढ़ेंगे आगे फर्दर जाके। इफ साइज ऑफ द बॉडी इज वेरी लार्ज, इन टू केस की बात हो रही है, दोनों ऑब्जेक्ट का बॉडी क्या होगा, बहुत लार्ज, इज वेरी लार्ज एंड कंटेक्ट विद देम, एंड उसके बाद उसमें कंटेक्ट हो। तो पहले कि इसका क्या हो,
चार्ज ऑफ द बॉडी, साइज ऑफ द बॉडी इज वेरी लार्ज एंड देन कंटेक्ट विद देम, एक दूसरे में कंटेक्ट भी हो। एक और इसका दूसरा एस्पेक्ट है जो कि हो सकता है इफ चार्ज वेरिएंस, जो कि वेरिएबिलिटी ऑफ चार्ज होता है, वो अगर एक्सेस हाई हो, अगर चार्ज का वेरिएंस ही बहुत ज्यादा हो तो हमको पता ही नहीं चलेगा किस पॉइंट पे कितना चार्ज है। तो उस केस में पॉसिबल है कि अट्रैक्शन पॉसिबल हो सकता है इफ वेरिएशन ऑफ चार्ज इज वेरी हाई, चार्ज इज वेरी हाई। ये दो पॉइंट्स हैं जिस पॉइंट से हम लोग बोल सकते हैं कि कब होगा अट्रैक्शन। पार्टिकल का तो नहीं होगा बट बॉडी का अट्रैक्शन होगा जब बॉडी का साइज बहुत लार्ज हो और उसका वेरिएशन क्या हो, चार्ज का वेरी हाई हो। उन दोनों केस में इट मे बी पॉसिबल टू इसका अट्रैक्शन हो जाए। इस रिजल्ट को लिखिए, फिर हम लोग डायग्राम से आपको समझाते हैं इस क्वेश्चन को। इस जो सेकंड क्वेश्चन था उसको एग्जांपल थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इसने बोला कि फर्स्ट में कब पॉसिबल है, बॉडी का साइज बहुत बड़ा होना चाहिए, मान लिया हमने बहुत बड़ा है। सेकंड केस क्या था, चार्ज का वेरिएबल बहुत हाई होना चाहिए। अब देखो हमने इस बॉडी को ए माना और इस बॉडी को बी माना, अगर इंडक्शन का प्रोसेस पॉसिबल है इधर पे तो क्या होगा। अब देखो वेरिएशन इन चार्ज, यहाँ पे क्या हो रहा है, चार्ज ऑन ए इज इक्वल टू 1000 एंड चार्ज ऑन बी इज इक्वल टू 0.0001। कितना लार्ज हाई वेरिएशन है। इसके पास 1000 एक्स्ट्रा टाइम्स है और इसके पास कितने 0.001 कूलम्ब चार्ज है। तो इस केस में सम हाउ एट्रैक्शंस पॉसिबल है। फिर एट्रैक्शंस पॉसिबल होंगे इन केस ऑफ टू पॉजिटिवली चार्ज, बिकॉज इसके पास इस सरफेस पे तो है वेरिएशन ही बहुत है, तो वो इसका अगर नियरली केप्ट क्लोज, इसको लिख सकते हम लोग, अगर केप्ट क्लोजर जितना क्लोज लाएंगे तो क्या होगा, एक चांस है कि अट्रैक्शन हो। बोलेगा सर ये तो इसका अट्रैक्शन नेगेटिव का हो रहा है, बट ये बॉडी कंप्लीटली पॉजिटिव है और इसका नेगेटिव पार्ट अट्रैक्ट करेगी, बट ड्यू टू वेरिएंस ऑफ हाई चार्ज एंड देयर लार्ज साइज दिस पार्ट आल्सो बी अट्रैक्टेड। ये एक और पॉसिबिलिटी बन जाएगी कि ये जो पार्ट है ये भी क्या होगा, अट्रैक्ट हो जाएगी। जब हम लोग क्या करेंगे, इसको कीप क्लोजर करेंगे, इसको और पास रखेंगे, दैट इज द कंडीशन। सो दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटली एक नए एस्पेक्ट का क्वेश्चन था जो हमने इंडक्शन के मेथड पे देखा और यहाँ पे हमने एक एग्जांपल से समझने की कोशिश की क्या इस तरह का कोई पॉसिबिलिटी है। दिस इज द, इस पार्ट ये थोड़ा अलग से आया तो इसको अच्छे से लिखेंगे, इस डायग्राम और एग्जांपल को ड्रॉ कर लेंगे। सो आज हमने पढ़ा चार्जिंग ऑफ मेथड, जिसमें देखा हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ, 3 टाइप्स ऑफ पढ़े थे। पहले हमने पढ़ा फ्रिक्शन मेथड से, फिर पढ़ा हमने सेकंड था कंडक्शन मेथड एंड थर्ड था इंडक्शन मेथड। हमने तीनों मेथड को बाय एग्जांपल्स, बाय प्रॉपर्स द क्वेश्चंस एंड ऑल्सो फिर हमने क्या किया, कुछ नोट्स जो कि इंपॉर्टेंट थे उसको डिस्कस किया। सो दैट्स फ्रॉम टुडे, थैंक यू।